Hello friends, welcome back to Bodhisattva PCS Men's Program for 67th BPSC Men's Examination। और आज हम साइंस एंड टेक के अंतर्गत पढ़ेंगे कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से विभिन्न सेक्टर्स में प्रौद्योगिकी का रोल जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह चूँकि एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड मामला है, इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है और साइंस टेक से भी रिलेटेड है। तो ये तीन चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चूंकि एग्रीकल्चर ऐसा टॉपिक है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में जो है ये आज का टॉपिक, इसका कंटेंट जो है हम थोड़ा बहुत यूज करके अपने आंसर राइटिंग में जो है डायनामिज्म ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और फ्रेंड, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा मेंस प्रोग्राम है। ये जीएस प्लस करंट और करंट का। जीएस प्लस करंट में जीएस के पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट का जो भी पार्ट्स है सब कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर करा जाएगा। वहीं करंट अफेयर्स में 300 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं, चाहे वह साइंस एंड टेक से हो, आईआर से हो, योजना, मैगजीन्स वगैरह सबसे रिलेटेड जो है हम इसमें जो है इसको कवर करेंगे। फ़ी जो है दोनों का ये मात्र 1500 रुपया और केवल करंट अफेयर्स के लिए 1000 रुपये है, काफ़ी कम है। इसमें वीडियो और पीडीएफ नोट्स के द्वारा जो है क्लासेज पूरे किए जाएंगे। और यदि आप हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हो तो ये 9810638805 जो है नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जुड़ के जो है पूरे प्रीमियम सीरीज का फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका काफ़ी वर्सेटाइल टॉपिक है। इसमें कृषि में प्रौद्योगिकी का समावेशन को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इसको मैंने पूरे वीडियो को जो है पूरे कंटेंट को 2 पार्ट्स में बांटा है। आज हम देखेंगे कृषि में प्रौद्योगिकी की क्या क्या भूमिकाएं हैं इसके बारे में। ठीक है, इसको जैसा कि मैं किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले बताता हूँ कि इसकी हम भूमिका देखेंगे और कृषि में प्रौद्योगिकी का समावेशन जो इंक्लूजन हो रहा है उसको प्रभावित करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ कृषि में उपयोग होने वाली जो भी नवीन प्रौद्योगिकियां हैं, लाइक ब्लॉकचेन, आईओटी, दैट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहने का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, संचालन और रोबोटिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी, देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन सारे जो है पार्ट्स का, जो भी टेक्नोलॉजी का पार्ट्स है, इसका क्या क्या उपयोग है, एक एक करके देखते हैं। माय डियर फ्रेंड, मेरी तरफ देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2020-21 के अनुसार आपको पता होगा कि 54.6% जनसंख्या जो है अप्रॉक्स इंडियन वर्क फोर्स का इतना भाग जो है 54.6%, ये भाग जो है एग्रीकल्चर और उसे एलाइड सेक्टर में जो है अभी कार्यरत है। ठीक है, और अगर ओवरऑल देखें तो ये लगभग 55% का आंकड़ा होता है। और आपने देखा होगा कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में अर्थात जीबीए में अर्थात सकल मूल्य वर्धन में जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है 18.8% का योगदान रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है, ये तो एक फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर मेरी तरफ दिखेगा, दूसरा फैक्टर ये है कि आप सबको पता है, हम सबको पता है कि जो है हमारा ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत हाई लेवल पे चल रहा है और जल्द ही हम चाइना को सरपास करते हुए विश्व के सबसे बड़े आबादी वाले देशों में शामिल हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी जनसंख्या का भोजन के लिए भोजन उपलब्ध कराना और उनके पोषण का ध्यान रखना जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे टोटली डिपेंड करता है। और इसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है आने वाली जनसंख्या को फीड करेगा और उनका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी इसी की वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक अन्य फैक्टर जुड़ता है, वह है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का विभत्स प्रभाव जो है, इसका कुप्रभाव जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी पड़ रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से जो है बेमौसम बरसात, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी अभी भी पड़ रही है। रिकॉर्ड कितने सालों का जो है आंकड़ा टूट रहा है, रिकॉर्ड टूट रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर को आने वाले समय के अनुकूल बनाना, उसे समावेशी बनाना, उसे संपोषणीय बनाना टोटली सरकार की अनुकूल नीतियों और नवीन प्रौद्योगिकी के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, ये हमारी भूमिका हो गई। पीडीएफ पढ़ लेना, जो भी पेड ग्रुप मेंबर हैं हमारे, उन ग्रुप में जो है शेयर कर दिया जाएगा, काफ़ी डिटेल वे में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब देख लेते हैं कि यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रौद्योगिकी का समावेशन, मेरे तरफ देखिए, पीडीएफ की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, जब मैं कहूँगा तो देखना। प्रौद्योगिकी का समावेशन जो है बहुत सारे फैक्टर्स से डिफाइन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, देखा क्या होगा आपने, यदि पूरा भारत तो सब लोग भ्रमण अभी नहीं किए होंगे, अभी सौभाग्य इसका नहीं प्राप्त हुआ है, तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भारत का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ है। एक तरफ तो हिमालय है, उसके जस्ट नीचे तराई वाला एरिया है, मैदानी भाग है, फिर पठारी है, फिर कछारी इलाका है, फिर मतलब कोस्टल रीजन वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें तो भारत की भौगोलिक विविधता को बहुत ज़्यादा और विविधतापूर्ण बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो है कोई एक टेक्नोलॉजी विकसित कर दो और पूरे भारत में सप्लाई कर दो, नहीं। एक ही समय पे देश के भिन्न भिन्न भागों में किसानों के द्वारा जो है भिन्न भिन्न चीज़ों का डिमांड रहता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके डिमांड को लेके, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि भारत के भौगोलिक विविधता के चलते पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में जो है हर एक साल प्रौद्योगिकी का डिमांड बना रहता है। तो कभी भी हम माल प्रोडक्शन जो होता है, या माल हम प्रोडक्ट कब करेंगे, जब उसकी उसका डिमांड होगा कि हाँ भैया हमको ये चाहिए ये चाहिए, तो ये चीज़ें एक प्रभावित करती हैं। दूसरा, अनुकूल कृषि नीतियाँ। सरकार यदि अच्छी कृषि नीतियां बना रही हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है कृषि के क्षेत्र को जो है इन्हांस करेगा, उसमें प्रोडक्शन बढ़ाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, और उस एलाइड सेक्टर से रिलेटेड, मान लीजिए कोई इक्विपमेंट बना रहा है, मान लीजिए कोई ट्रैक्टर बना रहा है, कोई मतलब कोई ऐसा फाड़ बना रहा है, ज़मीन छीलने वाला, बुआई करने वाला, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, तो यदि सरकार जो है अनुकूल नीतियां एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनाएंगी तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सुप्रभावित होंगी, मतलब इनका जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या होगा, बूस्ट होगा। उसके बाद प्रौद्योगिकी की वहनीय मूल्य पर उपलब्धता भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब मान लीजिए कि कोई खूब बढ़िया प्रौद्योगिकी है, जैसे मैं खूब बढ़िया पढ़ा रहा हूँ और मैं अपना फ़ी रख दूँ 50,000 रुपीज़, तो जो है बच्चों तक रीच नहीं हो पाएगा। मुझे पता है कि बिहार की जनसंख्या जो है मैक्सिमम गरीब है, या बहुत लोग जो है हैंड टू माउथ वाला अर्निंग होता है। तो मतलब एक ठेठ भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कि अच्छी प्रौद्योगिकी अवेलेबल ही हो, लेकिन उसको खरीदने की क्षमता, उसके लिए परचेजिंग पावर जो है फार्मर्स के पास नहीं हो, तो वो कैसे उसको अफोर्ड कर सकता है, कैसे उसको खरीद के जो है उसका इनपुट एग्रीकल्चर में दे के जो है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा काम कर सकता है और कृषि को इन्हेंस कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो जो भी टेक्नोलॉजी हैं उनका जो है वहनीय लेवल पे, अर्थात अफोर्डेबल लेवल पे जो है उपलब्धता भी काफ़ी ज़रूरी है। इसको लेके सरकार इंसेंटिव देती है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। हम बाद में पढ़ेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलग अलग जो है नीतियाँ इस सेक्टर में क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद कृषि विस्तार सेवाओं की भी उपलब्धता अन्य ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये नवीन प्रौद्योगिकी का डिमांड और उसका समावेशन एग्रीकल्चर में कैसे होता है ये डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें मैंने बता दिया, उसका डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पे कृषि विस्तार सेवाएं क्या होती हैं इसको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये इन सेवाओं को सामान्यतः ऐसी प्रक्रिया, ये स्क्रीन पर देखिए, और प्रणाली के रूप में किया जाता है जिसमें कृषि पद्धतियों से संबंधित सूचना, ज्ञान और कौशल उनके ग्राहकों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं ना, विभिन्न चैनलों का उपयोग करके जो जिन लोगों को चाहिए उन लोगों तक पहुंचाना ही कृषि विस्तार सेवा का जो है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन सर्विसेज का जो है मेन ध्येय है माय डियर फ्रेंड। और ये देखिए, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ये टर्म भी बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ लेना। कभी कभी बीपीएससी जो है एनालिटिकल चीज़ें पूछ देता है, कृषि विस्तार सेवा का मतलब क्या होता है, और ABCDE दे देगा आपका ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखिए
अब आगे बढ़ते हैं, कृषि में उपयोग होने वाली नवीन प्रौद्योगिकियों के बारे में देखते हैं कौन कौन सी प्रौद्योगिकियां हैं। हमने देखा ब्लॉकचेन, आईओटी, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, स्वचालन और रोबोटिक्स। अब ब्लॉकचेन के बारे में देखिए ब्लॉकचेन है क्या, स्क्रीन पर देखिए। यह इसमें जो है काफ़ी स्कैटर्ड अर्थात यूं कहें कि वितरित लेजर प्रौद्योगिकी है। स्कैटर्ड नहीं बोलेंगे, ये वितरित लेजर प्रौद्योगिकी है जो एक ही समय पर कई स्थानों पर लेन देन और संबंधित डेटा को रिकॉर्ड रखने वाला जो है एक डिजिटल सिस्टम है जो काफ़ी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इसमें ब्लॉकचेन, जब भी हम ब्लॉकचेन का वो करेंगे तो उसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को हो सकता है पता ना हो कि ब्लॉकचेन क्या होता है, और जब ब्लॉकचेन को डिफाइन कर देंगे तो उसकी उपयोगिता अपने आप सिद्ध हो जाएगी, और तब उसका क्या उपयोग होगा एग्रीकल्चर में या किसी अन्य सेक्टर में, उसको लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलने की संभावना है। ठीक है, इसमें ब्लॉकचेन नेटवर्क को प्रत्येक कंप्यूटर किसी भी विफलता को रोकने के लिए बही खाते की प्रति रखता है और सभी प्रतियां एक साथ अद्यतन और प्रमाणित भी की जाती हैं। अलग अलग इनको करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें एक बार में ही की जा सकती हैं ओवरऑल, यदि हम ठेठ भाषा में समझे तो। अब इसका कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है भैया, तो देखिए सबसे पहले भंडारण सूची प्रबंधन। ठीक है, जो भी हमारा भंडारण होता है, स्टोरेज होता है, उनकी सूचियाँ होती है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे? वर्तमान में आपने देखा होगा कृषि उद्योग जो है हस्तचालित डेटा प्रविष्टि रखने की प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो ये चूंकि मानवीय प्रणाली है और ह्यूमन एरर होने की हमेशा संभावना रहती है, तो इसके साथ ही आपने देखा होगा कि संपूर्ण कृषि प्रणाली जो है खंडित है। किसी का भी इंटीग्रेटेड आप एक जगह बैठ के डेटा खंगालना चाहें तो नहीं हो सकता, लेकिन ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो है हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद आपूर्ति श्रृंखला को दक्ष बनाने में सहायक, इसकी सहायता से जो है कृषि आगतों से लेकर उत्पादित फसलों को की सही स्थिति को भी जाना जा सकता है। ठीक है, तो आपूर्ति श्रृंखला में उत्पत्ति, उत्पादन प्रथाओं, लेन देन, वितरण और उत्पादन की गुणवत्ता के संबंध में जो है एक ही साथ सही जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ इसके उपयोग से खाद्य धोखाधड़ी रोकने में भी सहायक है। आपने देखा होगा यदि आपने मॉल, अभी तो बिग बाजार बंद हो गया, बिग बाजार में जाते होंगे या कोई डी मार्ट में जाते होंगे, मॉल में आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा रहता है वहीं चावल यदि आपको 50 रुपये माफ़ कीजिएगा किलो मिल रहा है, और वहीं पे लिखा होगा कि ऑर्गेनिक चावल है, मतलब इसमें जो है खाद उद नहीं उपयोग किया गया है, ऑर्गेनिक है, पूरा नेचुरल प्रोसेस से इसे उगाया गया है और तैयार किया गया है, तो उसका दाम जो है वहीं 150 रुपये किलो होगा। लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो ये जो जानकारी आपको नहीं अवेलेबल है ना, इसी जानकारी का गलत उपयोग जो है कंपनियां उठाती है माय डियर फ्रेंड, और आपको पता नहीं होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। लिखा रहता है उस पर जैविक उत्पाद और नीचे वहीं केमिकल वाला उत्पाद रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है, और आप खाते हो महंगा खरीद के। ठीक है, तो खाद्य धोखाधड़ी को रोकने के लिए ना ये ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे से जुड़ी हुई होंगी, कहीं पे भी लूप होल्स नहीं होगा, तो आप प्रोडक्शन भी देख पाएंगे, कैसे प्रोसेसिंग होती है उसकी ये भी देख पाएंगे, कौन उत्पादित करता है, कहाँ पे उत्पादित कर रहा है, किस तरीके से उत्पादित कर रहा है, सारी चीज़ें देख पाएंगे। इस तरीके से जो है वस्तुओं की वास्तविक उत्पादन स्थल, तरीके और परिवहन के साधन आदि के विषय में जो है आपको जानकारी मिल जाएगी, और जो है आप किसी भी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। अब IoT की बात आती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने देखा होगा क्या नहीं होता है, जो भी ऐसा इक्विपमेंट जो इंटरनेट का उपयोग करके हमारे जीवन को सरल बनाता है, हमारे जीवन को जो है काफ़ी आसान बनाता है, सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। यदि यूं कहें कि वस्तुओं का एक नेटवर्क जो सेंसर का उपयोग करके वायरलेस तरीके से जुड़ा होता है और मानवीय हस्तक्षेप के बिना एक दूसरे या व्यापक नेटवर्क को जो है सूचना आदान प्रदान करता है, उसको IoT बोलते हैं, अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब देखिए अब इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। इसमें परिशुद्धता कृषि में इसका उपयोग किया जा सकता है। परिशुद्धता कृषि का मतलब क्या होता है? सही समय पर और सही स्थान पर खेत में सही मात्रा में कृषि आगतों का उपयोग जो है इसी को बोलते हैं परिशुद्धता कृषि। एक और टर्म है, आप ध्यान में रखना, ठीक है।
ज्योग्राफी का भी टर्म है, इकोनॉमी का भी टर्म है, और साइंस एंड टेक में यहाँ पे आप पढ़ रहे हो। तो चीज़ें ध्यान में रखना। आपको अलग से देखिए, मेंस पढ़ने का यही लाभ है कि आपको आपके साथ साथ में जो है मेंस का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ साथ में जो है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के टर्मिनोलॉजी भी आती जाती है, ठीक है। तब IoT आपको पता चल गया, परिशुद्धता कृषि क्या होती है ये पता चल गया। अब देखिए, अब IoT के उपयोग से जो है आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या उसमें सेंसर वगैरह लगे रहते हैं, सारी चीज़ें लगी रहती हैं। इसमें उत्पादक को लागत में कटौती होने की संभावना है, पैदावार में सुधार होगी, फसलों की निगरानी, स्थितिजन्य जागरूकता से संबंधित निर्णय लेने में जो है मदद कर सकते हैं, ठीक है। IoT के निर्माण से जो भी वस्तुएं होंगी, मान लो कोई इक्विपमेंट है, उसको आपने खेत में लगा दिया तो आपको पता चल जाएगा कि खेत की मिट्टी में जो है कितनी नमी है और आपको कितना पानी देना है, किस समय देना है, कितनी उर्वरकता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता चल जाएंगी IoT से। तो आप बताओ कि कितना इफेक्टिव तरीके से, दक्ष तरीके से जो है आप एग्रीकल्चर करोगे। आपको उतना ही खाद डालना होगा, उतना ही पानी डालना होगा जितना उस पौधे को, जितना उस मिट्टी को ज़रूरत है, ठीक है। तब आराम से आप चीज़ें कर लोगे, ठीक है। वहीं पे पशु निगरानी किया जा सकता है। उसके बाद स्मार्ट पशु निगरानी कैसे किया जा सकता है। आजकल आपने देखा होगा कि गायों के कॉलर में लगाने वाला एक ऐसा इक्विपमेंट आता है, तो अब ये डेयरी वाले यूज करते हैं, तो उनके शरीर में वो रहता है, उनके गले में लटका रहता है, तो आपको पता चल जाएगा कि गाय जो है कि क्या रिक्वायरमेंट है। गाय अभी गाभिन होना चाह रही है, गाय के शरीर में कोई ऐसे अलाइनमेंट, मतलब इलनेस के कोई लक्षण अर्थात बीमारी के कोई लक्षण झलक रहे हैं, वह दूध जो है कितना दे रही है, कितना खा रही है, सब सेंसर से जो है उसका उपयोग हो जाएगा। सेंसर से आप इसका पता लगा सकते हो, ठीक है, दक्ष पता लगा सकते हो, उसका प्रजनन चक्र जो है आप ट्रैक कर सकते हो। जब ये सारी चीज़ें आप एक्यूमुलेट करोगे तो देखो आपको मैनेजमेंट में जो है, पशुओं के मैनेजमेंट में, डेयरी मैनेजमेंट में जो है आपको कितना जो है इससे सहायता मिलेगा। अब उसके बाद स्मार्ट ग्रीन हाउस में जो है इसका उपयोग हो सकता है। ग्रीन हाउस का आपको पता होगा, ऐसी पद्धति है जो सब्जियों, फसलों आदि के उपज बढ़ाने में मदद करती है। IoT की मदद से ग्रीन हाउस डिजाइन किया जा सकता है, उसमें कई तरीके के सेंसर लगाए जा सकते हैं और बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो है आप घर बैठे पता लगा सकते हो कि कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है और कब फसल उगना है, कब फसल जो है मैच्योर हो रहा है, कब उसको पानी देना है, कब उसको खाद देना है, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जो है कंप्यूटर इंसानों के जैसे बिहेव करते हैं, इंसानों के जैसे चीज़ों को समझ सकते हैं, उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी अवधारणा पर आधारित ये तकनीकी है। इसका उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, नए पौधों के विकास में, जैविक सूचना संग्रह और विश्लेषण में है, जो विश्लेषण के विकास ने पादप जीनोमिक्स की को जो है गति दी है। प्रयोगशाला में जुड़े अनुसंधान, डेटा का विश्लेषण, नए संकर बीजों का, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसे पढ़ लेना, मैं शेयर करूंगा। नए पौधे के प्रकार का विकास कैसे हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है काम कर रहा है, मान लीजिए किसी फसल को लेके, मान लीजिए मक्का, उसके प्रोडक्शन को लेके, उसके बीज संकरण को लेके काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन एरर को कम करने वाली चीज़ें ही मुख्यतः आती हैं प्रौद्योगिकी के उपयोग से। तो इसमें क्या होगा, डेटा कलेक्शन, दो विभिन्न प्रजातियों का, उनका आपस में संश्लेषण, उनका विश्लेषण करके और क्या उसका आउटकम्स निकलता है, क्या उसमें और किया जाना चाहिए, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा दक्ष तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन करता है तो ऑब्वियस वहाँ पे मानवीय गलतियाँ होने की संभावना बनी रहती है। उसके साथ साथ डेयरी क्षेत्र में इसका उपयोग हो सकता है माय डियर फ्रेंड, इसको माफ़ कीजिएगा। डेयरी क्षेत्र में मान लीजिए आपको पता होगा कि विश्व का 22% दूध उत्पादन जो है, विश्व के दूध उत्पादकता का 22% उत्पादन जो है केवल भारत करता है और इसके साथ यह विश्व में प्रथम स्थान पे है। उसके बाद USA, चाइना, पाकिस्तान, ब्राज़ील का नंबर आता है। परंतु डेयरी उद्योग में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ठीक है।
अब जो है आप पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब वगैरह में जाओ तो यहाँ के जो उद्यमी हैं, यहाँ के जो युवा हैं, करोड़ों का पैकेज छोड़ के, IITians हैं, MBA किए हुए लोग करोड़ों का पैकेज छोड़ के जो है अपने गांव में, अपने देहात में जो है सक्षम तरीके से डेयरी में जो है इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डेयरी क्षेत्र को जो है काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना तो पोषण कर ही रहे हैं, पालन पोषण, साथ में अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो इसमें यदि AI का उपयोग किया जाए तो डेयरी का विकास भी किया जा सकता है। मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स वगैरह का ये उपयोग हो रहा है गाय का दूध निकालने में, उसका मतलब उसके दूध के प्रोसेसिंग में मानव जो है टच नहीं कर रहा है, तो उसका हाइजीन का जो स्टैंडर्ड है दूध का वो ज़्यादा बना रहेगा और जो भी मैनेजमेंट होंगे डेयरी से रिलेटेड वो AI ही करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगा, रोबोटिक्स करेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम रहेगा ना, तो सारी चीज़ें उसकी हाइजेनिक बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें जो है डेयरी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा। उसके बाद पशु कल्याण, देखिए विश्व में सबसे बड़ी पशु आबादी है भारत में, ठीक है, तो इनका जो है इनका कैसे पर्यवेक्षण करना है, कैसे इनका मैनेजमेंट करना है, किस ब्रीड को जो है उसको क्रॉस प्रजनन करा के जो है उसका प्रोडक्शन, चाहे दूध प्रोडक्शन हो, मांस प्रोडक्शन हो, किसी भी क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। तो ये पशुओं के कल्याण में भी उपयोग हो सकता है अनेक तरीके से, ठीक है। उसके बाद आती है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जीन एडिटिंग, इसमें मेन आता है जीन संपादन। यह तकनीकों का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को जीवों के DNA में बदलाव की क्षमता प्रदान करता है और यह प्रौद्योगिकी खाद्य फसल के जीनोम के खास क्षेत्रों में जेनेटिक पदार्थों को जोड़ने, हटाने या संशोधन करने की सुविधा देता है, ठीक है। मान लीजिए कोई फसल है, उसका कोई पार्ट जो है हानिकारक है मनुष्य के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, तो उस पार्ट को हटा दे, उसमें कोई अन्य पोषक पार्ट जोड़ दे या कुछ ऐसा जोड़ दे जो उसके पोषण कंटेंट को जो है ज़्यादा बढ़ाएगा, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएगा, तो इसका अनुप्रयोग इसमें किया जा सकता है। बेहतर लाभ प्रदाता, यही मतलब इसके एडिटिंग करके जीन संपादित बीजों को ऐसे जब एडिटिंग किया जाता है तो उसे पर्यावरण अनुकूल भी बनाया जा सकता है। देखिए पर्यावरण परिवर्तन को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका कुप्रभाव जैसे मैंने वीडियो को शुरू में बताया कि इस पे भी पड़ने वाला है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी पड़ने वाला है। तो पौधों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ाई जा सकती है, सूखा सहनशीलता बढ़ाई जा सकती है, ज़्यादा पानी में उगने वाले पौधों को डेवलप किया जा सकता है, किसके बदौलत, जीन एडिटिंग के बदौलत। और ऐसा माना जा रहा है कि जीन संपादित बीजों को 2030 तक 60 से 100 मिलियन कृषकों द्वारा अपनाने पर वैश्विक उत्पादन में 100 से 400 मिलियन टन की वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में जो है 40 से 100 बिलियन USD डॉलर की जो है वृद्धि होने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन अनुकूलन मैंने डिस्कशन कर दिया। इसके बाद विविध उत्पादन, विविध तरीके से, मान लीजिए किसी को विटामिन ए वाला प्रचुर मात्रा वाला जो है चावल चाहिए, विटामिन D चाहिए या प्रोटीन युक्त कोई खाद्य पदार्थ चाहिए, तो जीन एडिटिंग के बदौलत जो है सारी चीज़ें संभव है। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इनका अनुप्रयोग कृषि सेक्टर में सबसे अधिक सेंसर में, देखिए सेंसर को हाई प्रोडक्टिव बनाने के लिए, हाई सेंसिटिव बनाने के लिए जो है नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसका विकास कर अद्वितीय रासायनिक, भौतिक और यांत्रिक गुणों वाले नैनो सामग्री विकसित किए गए हैं। ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं जो मृदा विश्लेषण, जैव रासायनिक संवेदन और नियंत्रण के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। वहीं उर्वरक का जो है बहुत ज़्यादा उर्वरक के क्षेत्र में इसका उपयोग है। हाल ही में नैनो यूरिया आप सबको मिल, पहले बोरा बोरा भर के यूरिया लाते थे, अब क्या होता है कि एक इतना सा कंटेनर में आपको कई किलोग्राम के बराबर जो है यूरिया मिल जाता है, कई टन के बराबर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब नैनो लेपन कर दिया जाता है किसी भी उर्वरक के ऊपर, तो ये धीरे धीरे जो है खेतों में पौधों के पास जो है अपना पोषक तत्व रिलीज करते हैं, जिससे पौधों को ज़्यादा दिन तक जो है कंटेंट मिलते रहता है, अर्थात उर्वरकता मिलती रहती है और पौधे जो है पोषित होते हैं। उसके साथ कीटनाशक भी ऐसे नैनो सामग्री को विकसित किया जा रहा है जो मिट्टी में कीटनाशकों का पता लगाने और हटाने में सक्षम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, PDF में काफ़ी ज़्यादा डिटेल दी हुई है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि जो है आपको चीज़ों को समझने में जो है ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं हो। उसके बाद स्वचालन और रोबोटिक्स। स्वचालन और रोबोटिक्स में कितना उपयोग है, आपने देखा होगा, आप YouTube पे सर्च मारो रोबोटिक्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, आप देखोगे कि एक आदमी है जहाँ पे लेबर फोर्स कम है,
और जहाँ पे जो है किसान ज़्यादा धनिक हैं वैसे देशों में इनका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। आपने देखा होगा अमेरिका में देखा होगा कि सेब के बागान में जो है आदमी अपने हाथों से सेब नहीं तोड़ता, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ऐसे लगाते जाओ, झकझोरते जाओ, जैसे भी जो भी उनका प्रोसेसिंग पावर होता है, प्रोसेसिंग का तरीका होता है, उस तरीके से जो है वो हार्वेस्टिंग करते हैं फसलों का। ठीक है, चाहे वो कटाई हो, बुनाई हो, निराई हो, सब देख रेख जो है फसलों से किया जाता है। ठीक है, स्वचालन और रोबोटिक्स के द्वारा किया जाता है, चाहे वो फसलों की बुआई से लेके कटाई और उसके बाद का प्रबंधन हो। ठीक है, उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, देखिए सारी चीज़ें हो, सूचना प्रौद्योगिकी ही नहीं हो, सही समय पे सही जानकारी किसी को न मिले तो फिर क्या फ़ायदा। इसमें किसान कॉल सेंटर, जिसका लक्ष्य क्या है, सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले किसानों को इसमें टारगेट किया गया है और इसके अनुसार जो है अपनी खेती से संबंधित नवीनतम जानकारी जो है वैज्ञानिकों से पाते हैं। इसके साथ साथ ई चौपाल, इसका लक्ष्य क्या है, उत्पादों की खरीद बिक्री इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण किसानों को सीधे जोड़ना, ताकि जो भी बिचौलिए होते हैं, जो भी दलाल होते हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए और जो भी लाभ होता है वो किसानों तक सीधे सीधे पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ किसान चौपाल, इसका लक्ष्य क्या है, कृषि संबंधी समस्याओं को सुनना। उसके बाद ग्रामीण ज्ञान केंद्र के रूप में जो है सूचना प्रौद्योगिकी का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। अतः कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को लेके हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जिसे देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, इनका डिमांड जो है बढ़ रहा है, आने वाले समय में डिमांडों में भी वेरिएशन होगा। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हम अपने कृषि को डेवलप कर पाएँ। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।